विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा गति का नियम, ये हम चैप्टर कर रहे हैं और ये काफी एक आपका कहें तो काफी एक समझने वाला चैप्टर है। तो अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है डिफिकल्टी या कुछ है तो आप ये जो सेशन है उसको फिर से देखें और पढ़ें, जैसे आपको समझ में आता जाए। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि हम लोगों ने इससे पहले वाला सेशन जो करा था उसमें हमने गति के द्वितीय नियम जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसके बारे में बात करी थी। अब यही जो हमारा सेकंड जो लॉ है मोशन का, जो द्वितीय नियम है, उसका हम गणितीय गणना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले अपनी बुक खोलते फिर इसको डिस्कस करें। सो बच्चों, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि आप ये देखें कि यहाँ दे हमने जो द्वितीय नियम पढ़ा था वो ये था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो और हमने संवेग, आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था संवेग हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और p का हमने देखा था कि उसका रिलेशन मास और वेलोसिटी m और v से है ना, द्रव्यमान और वेग से है। तो वो उसी चीज को अब हम इसका गणितीय देखेंगे, लेकिन पहले सेकंड लॉ फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उसका जो संवेग है उसमें जो परिवर्तन होगा उसकी दर उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। कि समानुपातिक मीन्स उसके प्रोपोर्शन में होती है कि जितना हमारा बल लगेगा उतना ही संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो इसको समझने के लिए अब ये जो हम बात कर रहे हैं तो अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं। तो अगर ये समझ लीजिए कि कोई एक वस्तु है कि m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है और उसका जो इनिशियल जो प्रारंभिक वेग है वो u है और वो सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक वो एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तो इसको फिर से हम समझाते हैं कि कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और वो एक u वेग से चल रही है। हमने आपको ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जब हमने वो अपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की, है ना। तो हमने u पढ़ा था कि वो पहले आपका प्रारंभिक वेग होता है और v उसका जो अंतिम वेग होता है उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पे अब हम यही देख रहे हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है और सीधी रेखा में जा रही है और एक कुछ समय तक, कुछ समय की बात कर रहे हैं तो हम समय को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर हम एक बल लगाते हैं। बल कौन सा? F बल, है ना। तो बल को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F बल लगाते हैं तो उसका जो पहले u जो उसका प्रारंभिक वेग था वो फिर चेंज हो जाता है और जो चेंज वेग है उसको हम कहते हैं v। तब इसका जो प्रारंभिक और अंतिम जो संवेग होगा वो क्या होगा? तो प्रारंभिक हमने कहा, प्रारंभिक जो है, देखिए हमने संवेग को पढ़ रखा है ना, P इजिकल टू mv, वेग ये अभी हमने नॉर्मल दे दिया है v वेग, लेकिन यहाँ पे अब हम कह रहे हैं प्रारंभिक और हम जो उसका जो चेंज हुआ है वो हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हमने 2 इक्वेशन बनाई कि प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा। प्रारंभिक संवेग होगा mu और अंतिम संवेग होगा mv, ठीक है। तो v वेग को अब हमने 2 में कर दिया, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंतिम हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। हमें किसी का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू को माइनस करते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए हम कहें 60 और 20 में कितना डिफरेंस है, तो हम 60 को 20 से माइनस करेंगे तो 40 का मिलेगा। सेम हम संवेग में परिवर्तन इसी प्रकार लगा रहे हैं कि P2 माइनस P1। तो P2 हो गया mv
और P1 हो गया mu। तो mv माइनस mu, क्योंकि P2 की अब जो P2 है इज इक्वल टू mv, तो हमने यहाँ पर mv रख दिया। P1 इज इक्वल टू mu, तो हमने यहाँ पे mu रख दिया। अब हम देख रहे हैं, आप ये मैथ में आप कर भी चुके होंगे कि जब हमें कॉमन मिलता है कोई डिजिट तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं। तो m दोनों में कॉमन है, हमने m बाहर रखा और मल्टीप्लाई करा v माइनस यू। या मैथमेटिकल, ये आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा। अब संवेग में परिवर्तन की दर, जब हम संवेग में परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं तो दर का अर्थ हुआ कि हम समय की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन की दर कि कितने समय में कितनी हुई। तो ये पूरे को हम कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय टी। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि हमें परिवर्तन की दर निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय टी। तो अब हमारा रिलेशन क्या है होगा, अब रिलेशन हम कैसे इसको और एक कर सकते हैं कि अगर हम संवेग में परिवर्तन की दर कह रहे हैं तो इसका अर्थ है हमने उस पर कुछ एक बल लगाया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगाया गया बल F इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बल है वह वो ही एक परिवर्तन लाता है। तो हम इसको कह सकते हैं F मीन्स फोर्स, बल, और ये हम क्या समानुक्रमानुपाती के मीन्स प्रोपोर्शनल, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन का आपका साइन है इसको हम हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू कर सकते हैं k। ये हमारा जब हम इस कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा फिजिक्स में हम प्रोपोर्शन को हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं k। तो हर का अपनी एक k की वैल्यू मिलती है, वो भी आप जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन हटा के हम इज इक्वल टू लगाते हैं और k लिख देते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू आई F इज इक्वल टू km इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप ये जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी आपका वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो ही आपका एक्सीलरेशन कहलाती है ना। तो F इज इक्वल टू के एम है, और क्योंकि ये हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वेग में परिवर्तन की दर और जो एक्सीलरेशन मतलब मीन्स मैं त्वरण की बात कर रही हूँ, और जो k है ये अनुपातिकता स्थिरांक है। और तो अब हमें एक फाइनल जो हमें रिलेशन मिला वो मिल गया F इजिकल टू एम ए। और यही हमारा अगर हम देखें जो हमारा जो सेकंड लॉ है वो यही है कि F इजिकल टू एम ए। तो मैं एक बार मैं फिर से सेकंड लॉ आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों जैसा हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो यही हमने देखा, जब हम जो अभी रिलेशन देखा है F इजिकल टू एम ए। तो वो जो हमारा हमने जो परिवर्तन निकाला, तो एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो परिवर्तन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बल के समानुपातिक वो होता है। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि गति का जो द्वितीय नियम है, दूसरा जो नियम है वो हमें क्या है, उससे हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है कि किसी वस्तु पे कितना बल लगेगा, और बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं कि किसी वस्तु में तो कितना बल लगेगा। तो अगर हमें उसका एक द्रव्यमान मालूम है वो, और अगर हमें उसका त्वरण के बारे में मालूम हो, और त्वरण हम कैसे निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी से। सो अगर हमें ये एक पता चल जाए तो हम उस पर लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने आज जो एक मैथमेटिकल जो वे में हम कैसे
जो सेकंड लॉ है उसको समझ सकते हैं, वो डिस्कस करा है। अब देखिए, जैसे हमने पहले जो हमारा लॉ था, फर्स्ट लॉ जो था कि हर जो वस्तु है वो या तो मोशन में रहती है या रुक जाती है जब तक उस पर एक अतिरिक्त बल नहीं लगे। ये हमारा जो पहला नियम था, उसका भी हमने आज ये कैसे हम आगे झुकते हैं गतिशील वस्तु में, या जब खड़े हैं तो कैसे पीछे गिरते हैं, उसका सारे कारण हमने जो अपनी नित्य क्रिया की हेल्प से उसको, जो हमारा डेली जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उससे हमने रिलेट करा था। इसी प्रकार जो हमारा ये जो गति का जो दूसरा नियम है, इसको भी हम अपने दैनिक जीवन में हम इनको प्राय देखते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब एक कोई क्रिकेट मैच का चल रहा होता है और जब कोई कैच पकड़ने के लिए खिलाड़ी आगे एक आता है, कैच पकड़ता है, तो वो आप देखते होंगे कि वो जब बॉल को पकड़ा तो वो सीधा नहीं खड़ा रहता है, वो हाथ को पीछे लेता है। तो ये एक आपने, अगर कुछ चीजें हम लोग क्या होता है बड़ा नेचुरल वे में देखते हैं, उसको इतना नहीं एनालाइज करते हैं। आगे अगर आप खेलते हैं तो आप खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। और कोई नहीं तो क्रिकेट मैच का आप देखें कि जब एक बड़ी तेज गेंद आ रही होती है और खिलाड़ी उसको लपक के उसकी कैच लेना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो कैच को पकड़ने के बाद हाथ जरूर नीचे उसका एक लेकर जाता है। तो ये जो है, ये इसके पीछे भी अगर कहें एक फिजिकल रीजन है, हमारा एक साइंटिफिक रीजन है। तो ये इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने के लिए वो अधिक समय देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेग में है, तो वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। हमने एक उसको फोर्स तो दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना उस जो फोर्स दिया है, जो बल दिया है, वो उसको रोकने में सक्षम हो। तो वो उसको थोड़ा टाइम देता है कि उसकी वेलोसिटी नीचे हो, नहीं तो वो उछल के बाहर गिरेगी। तो ये हम जब तीसरा नियम पढ़ेंगे तो उससे और रिलेट करेंगे। तो इसलिए वो क्या होता है, वो हाथ को पीछे उसको टाइम देता है कि उसका जो वेग है वो शून्य हो जाए, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो। और यही कभी कभी आप देखते होंगे कि जो फील्डर है उसने कैच ली है, हाथ में ली, लेकिन गेंद बाहर उछल गई। तो वो इसीलिए होता है कि उसने उसको रोकने के लिए टाइम नहीं दिया। तो जब हम जैसे जैसे वो हाथ पीछे करते हैं, तो गेंद का जो वेग है उसको शून्य करने के लिए थोड़ा उसको समय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, और इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर भी कम पड़ता है। तो हाथ पर जो प्रभाव की बात है, तो वो भी अभी जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब उसको और एक समझेंगे कि जब हमारे कुछ हमसे कुछ चीज टच होती है तो कैसे उसका प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारा प्रभाव उस पर भी पड़ता है। वो हमारा थर्ड लॉ होगा, तब हम इस और आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। और अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है। तो इसलिए कि इसका क्या अर्थ हुआ कि गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है जो खिलाड़ी है उसकी हथेली में चोट भी लग जाए। तो इसलिए हमें वो उसके मेन होता है कि जो उसका वेग है उसको हम धीरे धीरे कम करें। और यही हम और भी हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में और देखते हैं कि कैसे जो हमारा सेकंड लॉ है वो हम का रिलेशन हम जो हमारे एक गेम खेलने के जो टैक्टिस हैं उसमें हम लगाते हैं। हम लोग एक चीज और देखते हैं कि यहाँ जैसे जो आपके ऊंची कूद वाले मैदान में जो खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है, उसका भी यही कारण है कि जो खिलाड़ी जो एक छलांग लगाने के बाद जब वो नीचे गिरते हैं, तो उनके गिरने के समय को हमें एक इंक्रीज करना होता है, और इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। तो
और तो जितना उनका समय एक गिरने में ज्यादा समय लगेगा, उनका जो एक वेग है वो कंट्रोल में रहेगा और उनको चोट कम लगेगी। तो इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। और जैसे कराटे का एक कोई खिलाड़ी है, वो कैसे देखिए ना, वो एक ही झटके में सिल्ली को तोड़ देता है। तो वो जितना एक कम समय लेगा और फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो किस एक इम्पैक्ट उसका एक अधिक होगा। तो यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो गति का जो अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा है, F इजिकल टू ma, तो गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से जो गति का जो प्रथम नियम है उसको भी हम गणितीय रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं आपको अपनी स्लाइड की हेल्प से समझाती हूँ। तो याद रखिएगा, हमारा जो सेकंड नियम है वो है F इजिकल टू ma। अब हमने जो देखा है, पहला जो नियम है उसके हम कैसे इन दोनों के नियम को हम एक रिलेट करके पढ़ सकते हैं, वो अभी समझते हैं। सो बच्चों देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध करना, इसको अब हम देखते हैं। ये देखिए, हम लोग F इजिकल टू ma जानते हैं, और F इजिकल टू ma का जो रिलेशन हमने इनिशियल देखा था वो था कि A हमने वैल्यू कैसे त्वरण की कैसे करी थी, v माइनस यू अपॉन टी हटा के हमने A लिख दिया था। तो हम A वाला पार्ट हटा के हम पहला जो हमने एक ये इनिशियल देखा था वो हमारा जो दूसरा नियम है वो ये बताता है, F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, या हम जो F वही हम आपको बता रहे हैं कि F इजिकल टू एम ए, तो A अगर हम नहीं रख रहे हैं तो हम v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हैं, क्योंकि जो त्वरण है वो चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा है वेग में परिवर्तन अपॉन टी, ये एक चलता है रिलेशन। तो अगर अब हम ये सोचते हैं कि जो बाह्य बल है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो बाह्य बल है वो हमारा जीरो है, तो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो जो कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में रहेगी, या वो अगर गति कर रही है तो वो गति अवस्था में रहेगी। ये कब है, जब बाह्य बल नहीं लग रहा है। बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका अर्थ हुआ कि F की वैल्यू हम जीरो मान रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जब हमने F की वैल्यू को जीरो माना, तो हमारा क्या रिलेशन अब बन जाएगा, F की जगह जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। अब हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, तो हम t को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाते हैं, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा जीरो इंटू टी एम वी माइनस यू। इसको ऐसे रिवर्स भी कर दिया तो हमने एम वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो इंटू टी। जीरो से जब भी हम कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो ही होती है, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा एम वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग फिर थोड़ा अरेंज करते हैं, अब हम करते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अब हम m को इधर ले गए, m यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, v माइनस यू से उसकी गुणा हो रही है, लेकिन जब हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। ये भी एक मैथमेटिकल हमारा कॉन्सेप्ट है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो अपॉन m। तो अगेन कोई चीज हम या तो जीरो से गुणा करें या भाग करें, आंसर जीरो आना है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू। अब जब हम u को इधर ले जाएंगे तो u की प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू। तो अब हम अगर देखें तो अगर हमारा कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग है या जो अंतिम वेग है वो बराबर रहेगा, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है जब कोई वस्तु एक गति कर रही है, तो वो एक उसकी जो इनिशियल गति है वो ही उसकी मेंटेन रहेगी। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो अगर विराम अवस्था में है तो हमारा क्या होगा, नहीं चल रही है, इसका अर्थ हुआ u की वैल्यू जीरो।
u हम इनिशियल वैल्यू तो वो मानते हैं ना, जो प्रारंभिक जो वेग होता है वो 0 है, और हमने यहाँ देखा v इज इक्वल टू यू, तो अगर u 0 है तो v भी 0, तो इसका अर्थ हुआ वो विराम अवस्था में रहेगी, उसमें कोई भी वेग नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमने न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दूसरे नियम से हमने सिद्ध कर दिया, और इन दोनों का एक रिलेशन हमें प्राप्त हो गया। तो हम सेशन एंड करने से पहले थोड़ा सा आपके जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका आपको उत्तर देने होंगे, ये पूरा कैलकुलेशन करके। इनको हम न्यूमेरिकल्स भी बोलते हैं कि एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें द्रव्यमान मालूम है, समय मालूम है, और हमें वेग का भी मालूम है, ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है। तो हम जब इस टाइप से न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो u की देखिए ये वैल्यू है, v की ये वैल्यू है, टाइम हमें 2 सेकंड, मास हमारा 5 kg। तो अब हमें लगाना है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि लगाए गए बल की मात्रा। तो लगाए गए बल की मात्रा F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा वही सेकंड लॉ का है। और याद रखें, अगर v आपके पास एक्सलेशन दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो आप F इज इक्वल टू एम में सीधे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आरंभिक और अंतिम वेग दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो दोनों सेम है, F इजिकल टू एम ए या F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। बस आपने वैल्यू रखी, और जैसा हम जानते हैं कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके हेल्प से हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो जब सारी वैल्यू रखी तो हमारे पास जो बल है वो 10 न्यूटन आ गया। दूसरा इसके साथ एक और प्रश्न था कि यदि इस बल को हम 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो अंतिम वेग निकालने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो यही फॉर्मूला आप रखिए, फिर आप वैल्यूज एडजस्ट कर लें। नहीं तो हम अगर चाहें, क्योंकि हमें अंतिम वेग निकालना है, इसका अर्थ है हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये पूरा हम इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। फिर ये एफ टी अपॉन एम और प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो ये आप जब लिखकर देखेंगे तो हम इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर हमने ये v की वैल्यू निकाल ली। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना। देखिए यहाँ पे अब हमें त्वरण की वैल्यू मिल गई, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो यहाँ देखिए हमें त्वरण मिला है, तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया F इज इक्वल टू एम ए। बस फिर हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, और फिर जो हमारे पास F1 की जो वैल्यू आई वो 10 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 8 न्यूटन है। हमें मालूम चल गया कि जो F1 की वैल्यू है वो बड़ी है F2 की वैल्यू से। तो ये इस प्रकार आपके सामने ये सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। आप इनको वैल्यू देखिए, उनको लिखें, और हमारे जो ये फॉर्मूलेस हैं इन्हीं की हेल्प से हम सारे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो और यहाँ पे इस बात का, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारा प्रश्न है। देखिए इसमें बस डिफरेंस ये है, हमें यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, लेकिन जो कार की जो गति दे रखी है उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मिल जाएगा, और घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60,
या 3600, जो आपको ठीक लगता हो। बस फिर वैल्यू आपने रखी और आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखिएगा, और कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कैसे हम मैथमेटिकल वे में भी अपने जो हम थ्योरीज में जो एक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं। और जो ये न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं उनके आपस में भी एक रिलेशन है। और ये अभी जब हमने ये पूरा सॉल्व करा तब हमें समझ में आया। मैंने थोड़े से आपके एग्जाम्पल्स लेकर आपको बताया कि किस प्रकार आपके आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। बस घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले याद रखें, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए की जगह हम V माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। मेन यही फॉर्मूले। फिर आपसे कोई F फोर्स निकालना हो तब आप निकाल सकते हैं, किसी का द्रव्यमान निकालना हो m की वैल्यू आप वो निकाल सकते हैं, प्रारंभिक या अंतिम वेग निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं, समय वो आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास इन सब में से एक वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, फॉर्मूले में पुट करें और आप निकाल सकते हैं। तो आप अपने आप ये देखकर प्रैक्टिस भी करिएगा, लिखकर, ओरल नहीं है, ये सारे खुद सॉल्व करके देखें। छोटे छोटे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है वो हमसे पूछिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।